नमस्कार। डिजाइन न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। महंगाई से पूरा देश हलकान है। जिस तेजी से साल भर में थोक महंगाई हो या खुदरा महंगाई हो बढ़ी है, उसने लोगों को नाको चने चबा दिए हैं। कभी जिस महंगाई डायन खाए जात है के गाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाचते थे, झूमते थे, अब वे उसी महंगाई पर बात करने से कतरा रहे हैं, मुंह चुरा रहे हैं। राज्यों का सवाल हो या केंद्र का सवाल हो, नीतियां कुछ ऐसी है कि महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर आंकड़ों से परे हटकर भी हम देखें तो एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम शतक पार हो गए हैं। डीजल शतक लगाने वाला है, पेट्रोल ने शतक लगा दिया है। सरकार के हाथ में है कि पेट्रोल डीजल को वो जीएसटी में ला दे, लेकिन ला नहीं रही है। राज्य सरकार के हाथ में है कि वो पेट्रोल डीजल पर अपने टैक्स कम करके आम आदमी को राहत दे दे, मगर राज्य सरकार को अपने खजाने की चिंता है। तेल के दाम बढ़ रहे हैं। सरसों का तेल लगभग दुगना हो गया है। सोयाबीन का तेल पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना हो गया है। मूंगफली का तेल, अरंडी का तेल, तिल्ली का तेल, ऐसा कोई तेल नहीं है जिसके दामों में 1.5 गुना से 2 गुना ना हो गए हो। दालें खाना मुश्किल हो गया है। कभी कहते थे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अब दाल अमीरों की थाली की शान बढ़ा रही है, गरीब आदमी के लिए तो नमक से रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। हकीकत यह है कि एक व्यक्ति के रसोई घर का खर्चा लगभग 60% बढ़ गया है। और इस तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार और सरकार के नुमाइंदे ये मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई बढ़ी है। वो यही कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था तेजी से अग्रसर हो रही है। कभी जीडीपी के आंकड़े गिनाने लगते हैं, कभी अंतर्राष्ट्रीय मानक बताने लगते हैं और कहते हैं कि पूरी दुनिया में ही हालत यह है। कुछ लोगों को एक बहाना मिल गया है सरकारी अधिकारियों को कि वो कोविड की आड़ लेकर महंगाई की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना के ने पिछले 1.5 साल में, 1 साल में कोरोना ने कहर ढाया है, लोग मारे गए हैं, लोगों के रोजगार गए हैं, उसके कारण भी महंगाई बढ़ी है। लेकिन अर्थशास्त्र के नियम इसके विपरीत हैं। जब आय नहीं होगी तो महंगाई क्यों बढ़ेगी? कोविड ने तो लोगों की आय को खत्म किया है। लेकिन सरकार कोविड की आड़ ले रही है, दूसरी आड़ ले रही है, दूसरे बहाने बना रही है और ये मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी और रसोई गैस के दामों में कोई 10 रुपये की वृद्धि हो गई थी, पेट्रोल डीजल के दाम 70-72 रुपये हो गए थे, तो उस वक्त की तेज तर्रार भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी ने, जो अब सौभाग्य से केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजी थी। मुझे याद पड़ता है निर्मला सीतारमण जी, जो अब वर्तमान में वित्त मंत्री हैं देश की, उस समय विपक्ष की बहुत ही फायर ब्रांड लीडर थी और वे जंतर मंतर पे गैस की रसोई को लेकर धरने पे बैठी थी और चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। मुझे याद आती है सुषमा स्वराज जी। लेकिन अब महंगाई, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम में आग लगी हुई है, मगर ये नाम, ये चेहरे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए महंगाई क्यों बढ़ रही है, महंगाई का कारण क्या है और महंगाई पर लगाम लगाई भी जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती है, नीतियों में कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ हम चूक रहे हैं, इसी तमाम विषयों पर बात करने के लिए, तमाम प्रश्नों का सवाल ढूंढने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी, जो डिजाइन न्यूज़ के नियमित मेहमान हैं। अक्सर हम अर्थशास्त्र के विषयों पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर भंडारी को आमंत्रित करते रहते हैं। हमारे दर्शक उनसे बहुत ही भली भांति वाकिफ़ है, परिचित हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में देश की वो लेख लिखते हैं, बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी हैं। अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों से लेकर व्यवहारिक अर्थशास्त्र तक की पकड़ रखते हैं और बहुत सारे केंद्र की एजेंसियों में काम करने के बाद इन दोनों आर्थिक विषयों पर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। डॉक्टर भंडारी, आपका बहुत स्वागत है। जी।
माफी चाहता हूँ, मेरा एक लंबा प्रीफेस रहा है, वो जरूरी है, जरूरी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि वो तमाम बिंदु मैं स्पष्ट कर सकूं। और इसलिए मैं सवाल छोटा करते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि इस वक्त महंगाई अपने चरम पर है और आंकड़े ये बताते हैं, आंकड़ों के तो आप खैर मास्टर हैं, पिछले 8 वर्षों में सबसे ज्यादा थोक महंगाई की दर हमारी है। लगभग मई में हम 21.93% के स्तर तक पहुंच गए। निसंदेह देश के करोड़ों लोग इस समय बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं। ये महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जिन वस्तुओं का उत्पादन कम हो रहा है देश में, खासतौर से यदि हम कृषि पदार्थों की बात करें तो तिलहन का उत्पादन देश में कम हुआ, तो तिलहन के उत्पादन के कारण जो विभिन्न प्रकार के तेल हैं उनकी कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ गई। दूसरा, रसोई के अंदर जो गैस है उसकी कीमतें बढ़ गई क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ महंगे हो गए। और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश में महंगाई बढ़ने का और महंगाई के तेज़ी से बढ़ने का जो बड़ा कारण है वो है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें। ये कीमतें कितनी तेज़ी से बढ़ी हैं इसकी कल्पना हम इस बात से करें कि पिछले 24 सप्ताह में ये कीमतें करीब 24 बार बढ़ गई। और यदि हम रुपयों की तरफ देखें तो पेट्रोल की कीमतों में करीब 7 रुपये का इजाफा हो गया इन 24 सप्ताह में। और इसके साथ साथ यदि हम डीजल की तरफ देखें तो उसमें भी लगभग पेट्रोल जितनी ही कीमत वृद्धि हो गई। तो ये बहुत बड़े कारण हैं। और सबसे खास कारण है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कीमतें कच्चे तेल की बढ़ रही हैं, पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ रही है, तो उस हिसाब से हमारे देश के अंदर भी पेट्रोलियम पदार्थों के महंगे होने के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है। तो ये 3 बड़े कारण हैं जिन औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन घटा, खास तौर से अभी पिछले 2 महीनों के अंदर अप्रैल और मई में जिन औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन घटा उनकी महंगाई बढ़ रही है। जिन कृषि वस्तुओं का उत्पादन कम हुआ, खासतौर से तिलहन का उत्पादन कम हुआ, उनसे संबंधित तेल और अन्य वस्तुओं की महंगाई बढ़ रही है। और पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों ने तो हर तरह की महंगाई को बढ़ा दिया क्योंकि पेट्रोल डीजल हर तरह की वस्तुओं की कीमतों से जुड़ा हुआ है। वह कहीं न कहीं ट्रांसपोर्ट से भी जुड़ा हुआ है, वह आम आदमी के द्वारा जब उपयोग किए जाते हैं वाहन तो उनसे भी जुड़ा हुआ है। तो आम आदमी बहुत परेशान है बढ़ती हुई महंगाई से। और दूसरी एक बात और प्रतीक जी कि ये जो कोविड-19 की दूसरी लहर आई, बड़ी घातक लहर आई, इसने समाज के मध्यम वर्ग के बहुत बुरी तरह से असर डाला है। पहली लहर में जितना असर नहीं हुआ उससे कई गुना ज़्यादा असर दूसरी लहर में हुआ। तो पहले ही मुश्किल में है समाज के जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार भी कह रहे हैं, और फिर बढ़ती हुई महंगाई है तो ये गरीब आदमी को भी प्रभावित कर रही है और आम डबल मार हो गई। ये एक तो रोजगार छिना जा रहा है, बेरोजगारी की दर जो है वो 21% 22% हो गई, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी दर है। आपके पास काम नहीं है, दुकानें बंद हैं, कारखाने बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, 2-2 3-3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, लोग अपनी दुकान नहीं खोल पा रहे हैं, मकानों के किराए नहीं आ रहे हैं, ब्याज नहीं मिल रहा है, भाड़ा नहीं मिल रहा है, और महंगाई लगातार बढ़ रही है। डबल अटैक जिसको हम कहते हैं। और इसके बाद से घर में लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पताल जाने पे 800 रुपए का इंजेक्शन 5000 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। कोई मरीज ये नहीं कह सकता कि अगर वो अस्पताल में भर्ती हुआ तो उसको 2, 2.5, 3 लाख 1.5 लाख रुपए का इलाज नहीं हुआ। मैं कहूँगा ये तीसरी मार है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये तीसरी मार इसलिए है कि मुश्किल तो थी सही, लेकिन जिस तरह से दूसरी घातक लहर के बाद में लोगों पे असर हुआ, लगभग सब परिवारों पे असर हुआ। कहीं न कहीं सभी परिवार मुश्किल में आए और महंगाई बढ़ती हुई और उसके साथ में खर्चे और उसके साथ में बीमारियों का तनाव, इनसे आम आदमी भी बहुत बुरी तरह से परेशान है। और फिर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और ख़ास तौर से पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, इसने तो हर व्यक्ति के लिए आर्थिक और सामाजिक मुश्किलें पैदा कर दी हैं। भंडारी साहब, ये मैं जानना चाहूँगा कि मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बड़े अर्थशास्त्री, हम सब उनकी बड़ी इज्जत करते हैं अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन बीइंग इकोनॉमिस्ट मैं मानता हूँ कि वो बहुत महान आदमी है। जब उनके ज़माने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बहुत तेज़ थीं,
ज़्यादा थी, तब भी वो 65 रुपये 70 रुपये में हमको देश में पेट्रोल उपलब्ध करा रहे थे। बाद में लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम कम हुए, प्रति बैरल कमी आई, और आपको याद होगा एक बड़ी सभा में मोदी जी ने तो कहा कि अगर मोदी की किस्मत अच्छी है तो इसमें कांग्रेस को बुरा क्यों लगता है, मेरी किस्मत अच्छी है इसलिए तेल सस्ता हुआ। लेकिन किस्मत अच्छी थोड़े दिन ही लाभ मिला, उसके बाद तेल सस्ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन तेल भारत में कभी सस्ता नहीं हुआ, ईंधन भारत में कभी सस्ता नहीं हुआ, पेट्रोल डीजल। इसकी वजह क्या है? इसकी दो वजह हैं। पहली बात तो ये कि जब मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री भी थे, देश के प्रधानमंत्री भी रहे, तब स्थिति ये थी कि हमारे देश में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें होती थी उसमें बड़ी सब्सिडी दी जाती थी। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाहे कितनी भी कीमतें बढ़ती थी, लेकिन देश का आम आदमी पेट्रोल डीजल की कीमतों से ज़्यादा प्रभावित नहीं हो, तो सरकार बड़ी सब्सिडी दिया करती थी। लेकिन पिछले 7 वर्षों से स्थिति ये बनी है कि अब सरकार ने पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से जोड़ दिया है। मतलब नरेंद्र मोदी सरकार ने सब्सिडी देना बंद कर दिया है, आप ये कह सकते हैं, या कम कर दिया। सरकार के पहले से ही 2 साल पहले से ही कांग्रेस की सरकार थी, तब से ही ये व्यवस्था चली आ रही है कि हमारे देश में जो पेट्रोल डीजल की कीमतें होंगी वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे जो क्रूड ऑयल की कीमतें उससे उनको जोड़ दिया। तो अब सब्सिडी नहीं दिखाई देती है, और ये है कि दुनिया में भाव बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़े, तो हमारे देश में भाव बढ़ना तय होता है। हमारे यहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कम हो रहे थे, तब भी हमारे यहाँ भाव बढ़ रहे थे। क्या उसकी वजह ये थी कि हमारे यहाँ वेट बहुत लगता है, सेस बहुत लगता है, और राज्य सरकारों का तो खजाना भरने का मतलब जितना केंद्र कर लगाती है उससे कई गुना ज्यादा कर जो है टैक्सेशन स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। निश्चित रूप से प्रतीक जी, यदि हम एक आम आदमी की भाषा में बात करें तो यदि पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से 50 रुपये तो टैक्स का है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टैक्स है, स्टेट गवर्नमेंट का वेट है और स्थानीय कर है। तो एकदम कीमतें दोगुनी दिखाई देती है। चाहे दुनिया के अंदर उसकी कीमतें घटेगी तो भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। और ये जो कीमतें बढ़ने का बड़ा कारण है, वो कारण यही है कि हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल जिसका कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ता गया है, उसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का जो टैक्सेशन है उसके कारण ये कीमतें बढ़ी हुई है, और कोई भी घटाने के लिए तैयार नहीं है। अब तो आलम ये है कि उत्तर प्रदेश में हमसे लगभग 13 रुपये सस्ता है पेट्रोल, गुजरात में हमसे पेट्रोल सस्ता है, तो जो सीमावर्ती जिले हैं वो तो खरीदते ही नहीं है मध्य प्रदेश से पेट्रोल। तो हमारा यूपी देखा जाए तो हमारा ऐसे भी नुकसान हो रहा है कि जो छोटा मोटा कर हमको मिलता वो भी इसलिए नहीं मिल रहा है कि हमारा टैक्स वहाँ चला जाता है यूपी गवर्नमेंट के पास। वास्तव में एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसमें 50% उनकी मूल लागत होती है और 50% राज्य सरकार का जो वेट है वो, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब ये जो पैमाना है वो एक निश्चित पैमाना नहीं है कि कौन सा राज्य कितना वेट लगाएगा, इसका कोई पैमाना नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो तो सभी के लिए एक जैसा है, मगर राज्यों के कितने वेट होंगे, कितने स्थानीय कर होंगे, इसमें कोई एक रूपता नहीं है। परिणाम स्वरूप यदि हम देखें, और जैसा आपने कहा कि यदि हम उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश की तुलना में मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 10 से 12 रुपए ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ में भी, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, मतलब राजस्थान में भी, सब जगह हमारे पेट्रोल सीधा, हमारे सारे सीमावर्ती। यदि हम तुलना करें, एक कंपेरेटिव स्टडी करें, तो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश, उसमें हम उत्तर प्रदेश ले लें, छत्तीसगढ़ ले लें, महाराष्ट्र ले लें, गुजरात ले लें और राजस्थान, ये मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगने वाले प्रमुख 5 प्रदेश हैं। इन सभी प्रदेशों के अंदर मध्य प्रदेश की तुलना में वेट कम है, और ख़ास तौर से दो प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ तो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो मध्य प्रदेश की तुलना में करीब 12 रुपये कम है। तो जो भी वाहन मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो वहाँ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, वहाँ की सीमाओं से वे अपने पेट्रोल और डीजल भरा कर आते हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के जो समीपवर्ती जिले होते हैं, समीपवर्ती शहर हैं, वो भी पेट्रोल डीजल के लिए पड़ोसी राज्यों के अंदर चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा नुकसान तो
इस मध्य प्रदेश सरकार का होता है इससे, और इस पक्ष पर ध्यान देना चाहिए कि यदि हम भी वेट कम करेंगे और कंपैरेटिव स्टडी हो मध्य प्रदेश के 5 प्रदेश जो पड़ोसी राज्य उनकी, और यदि ये कम किया जाता है तो मध्य प्रदेश के लोगों को भी फायदा होगा, इसका आम आदमी को फायदा होगा, और वह स्थिति बदल जाएगी कि पड़ोसी राज्य से कोई आ रहा है तो अपने जो वाहन है उसमें पेट्रोल डीजल भरा कर लाए। डॉक्टर भंडारी, एक सवाल जो बेसिक सिद्धांत इकोनॉमिक्स का आपने भी कक्षाओं में पढ़ाया और हम भी पढ़ाते हैं कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई का बड़ा कारण है मुद्रा प्रसार। जब लोगों के पास पैसा आता है, लोगों की आय बढ़ती है, उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है, तो महंगाई बढ़ती है। ये सिद्धांत है। अभी उल्टा देखने में आ रहा है और कहा यह जाता है कि जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो उनकी क्रय शक्ति नहीं होती है, उनकी डिमांड कम हो जाती है, मांग कम हो जाती है और महंगाई कम हो जाती है। अभी उल्टा देखने में आ रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, काम धंधे बंद हैं, 2 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ था, रोजगार नहीं है, बेरोजगारियां बढ़ रही हैं, अनेक लोगों के रोजगार गए इस कोविड काल के अंदर, और उसके बावजूद भी महंगाई बढ़ रही है, लोगों की इनकम भी नहीं है, फिर भी महंगाई बढ़ रही है। तो ये सिद्धांत के विपरीत इकोनॉमिक्स कैसे काम कर रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। इस समय महंगाई बढ़ने के 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें, क्योंकि ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो आम आदमी को प्रभावित करती है। प्रतिदिन जब उसकी जेब से खर्च होते हैं पेट्रोल डीजल के, तो उसको लगता है कि इनकी कीमतें बढ़ी हुई है, उसका परिवार का बजट उससे गड़बड़ होता है। दूसरी बात, महंगाई बढ़ने का दूसरा बड़ा कारण है कि हमारे देश के अंदर फूड ग्रेन्स तो बहुत बड़े, फूड ग्रेन्स का जो उत्पादन है वो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, पिछले साल भी हुआ, इस साल भी होगा, मानसून भी साथ देगा। लेकिन कुछ ऐसे जो तिलहन है और दलहन है कि उनका उत्पादन घट गया, उनका उत्पादन घटने के कारण हमें उसका आयात भी करना पड़ रहा है, और जब उत्पादन घटा हुआ है उसकी मांग ज़्यादा है तो ऐसे में उसकी भी कीमतें बढ़ती जा रही है। तो ये 2 बहुत बड़े कारण हैं। और तीसरा महंगाई बढ़ने का जो बड़ा कारण है वो है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं और जो सर्विस सेक्टर से संबंधित जो प्रोडक्ट हैं, जो सेवाएं हैं, उनकी कीमतें भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनकी उतनी व्यवस्थाएं नहीं, उनकी उतनी पूर्ति नहीं है। तो ये 3 बड़े कारण हैं जिनके कारण महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर मैं ये कहूँ आपसे कि जो सरसों का तेल है इसमें लगभग 200 रुपये की तेजी आई और जस्ट डबल हो गया है। ठीक है, हम इंदौर के लोग, मालवा के लोग सरसों का तेल नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ सरसों का तेल सिर में लगाने और मालिश करने के काम में आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में, चंबल में, ग्वालियर में, मुरैना में सरसों के तेल में कचौरियाँ भी बनती है और पूरियाँ भी तली जाती हैं, और वहाँ सबसे ज़्यादा सरसों होती भी है। हालत ये है कि वहाँ सरसों का तेल जस्ट डबल हो गया है और लोग त्राही त्राही कर बैठे हैं। और केवल सरसों के तेल की हालत नहीं सर, शक्कर के दाम में भी वृद्धि हुई है, चावल भी महंगा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरे तेल भी जो है, मूंगफली के, सोयाबीन के, इन तेलों में भी वृद्धि हो रही है। आप कह रहे हैं कि आयात करना पड़ रहा है, आपने कहा तिलहन का उत्पादन कम हुआ है, लेकिन सरकार राहत देने के लिए कुछ नहीं कर रही। मैं कह रहा हूँ ये सब परिस्थितियां हर सरकारों में होती हैं, पहले की सरकारों के सामने भी ऐसी स्थितियां रही होंगी कि तेल कम हुआ होगा, तिलहन कम हुआ होगा। तो आप उसको राहत कैसे दें आम आदमी को, उस पर भी तो सरकार को सोचना होगा। क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ टैक्स वसूलना है? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब तिलहन का उत्पादन कम हो रहा है, और ये तिलहन का उत्पादन केवल पिछले साल नहीं हुआ है, पिछले 3 सालों से तिलहन का उत्पादन लगातार घटता गया। और जब तिलहन का उत्पादन घट रहा है तो जिस तरह से हम मूंगफली के तेल की बात करते हैं, सरसों के तेल की बात कर रहे हैं, तो इनकी कीमतें बढ़ना वाजिब है, और वो आम आदमी के लिए मुश्किल का कारण है, क्योंकि सरसों का तेल और मूंगफली का तेल लोगों की रसोई के अंदर रोज़ काम में आता है। तो जैसे ही इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो एकदम ध्यान जाता है कि कीमतें बढ़ी हैं, हमारे घर का जो बजट है वो गड़बड़ होता है। सरकार को इनकी तरफ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और अभी 3 दिन पहले जो खरीफ पैदावार के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए हैं सरकार ने, उसमें एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि तिलहन के उत्पादन के लिए उन्होंने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको बढ़ा दिया है। और बनिस्बत कि जो ज़्यादा उत्पादन हो रहा है खरीफ फसलों का, उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में उन्होंने कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं की। वृद्धि तो की है, लेकिन तिलहन के उत्पादन के लिए उन्होंने
इसको बहुत तेज़ी से बढ़ाया है। तो अगले साल हो सकता है कि तिलहन की फसलों का उत्पादन अधिक हो और ये जो आज दिक्कत दिखाई दे रही है उसमें कुछ कमी आए। सरकार क्यों नहीं राहत दे सकती? सरकार की भी तो अपने स्तर पे कुछ ना कुछ राहत दे सकती है, कुछ पैकेज दे दे तेल व्यापारियों को, कुछ टैक्सेस कम कर दे, तो आम आदमी को एक जो मिडिल क्लास है उसको राहत मिल जाए। ऐसी कोई कोशिश करते हुए भी सरकार आपको दिखाई दे रही है क्या? केवल मैं तेल की बात नहीं कर रहा, बाकी सब महंगाई को कम करने की दिशा में अगर बात करूं। निश्चित रूप से महंगाई को कम करने के लिए सरकार को रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना होगा। पहली बात तो जिन वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं और जो जीएसटी के अंतर्गत आती हैं, तो ये कोशिश करनी चाहिए, जो जीएसटी परिषद है उसमें तो केंद्र सरकार भी है और विभिन्न राज्य भी हैं, तो जिन वस्तुओं की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही है उन्हें जीएसटी के अंदर कम दर वाले जो स्लैब है उसमें लाने की कोशिश होनी चाहिए। और एक बड़ी महत्वपूर्ण कोशिश की है सरकार ने और ऐसी कोशिश करना चाहिए, वो है कि जो कोरोना से संबंधित इंस्ट्रूमेंट है, कोरोना बीमारी से संबंधित दवाइयाँ हैं, उनके लिए उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही जीएसटी कम करने की बात कही है। तो ये आपका बहुत सही प्रश्न है कि जिन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं उन्हें भी कहीं फ्लेक्सिबल आइटम के रूप में रखकर उनके लिए भी जीएसटी कम करने के लिए सोचा जाना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी केंद्र में, तब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और अनेक बड़े नेता ये कहते थे कि पेट्रोल डीजल को वेट के अंदर, जीएसटी के अंदर लेना चाहिए। लेकिन अब जीएसटी में लेने की बात नहीं होती, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो है आपके खजाने भरने का मुख्य साधन है। तो क्या अर्थशास्त्री होने के नाते आपको नहीं लगता कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लेना चाहिए? एक अर्थशास्त्री के रूप में और एक देश के आम आदमी के रूप में भी यदि हम देखें तो देश की सबसे पहली ज़रूरत यही है कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में शामिल किया जाए। और ये एक बहुत बड़े विचार मंथन का विषय भी है और इसके ऊपर और विचार मंथन होना चाहिए कि यदि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर शामिल कर लिया जाएगा तो ये जो बार बार बढ़ती हुई महंगाई की स्थिति है, यह महंगाई की स्थिति बहुत कुछ रुक जाएगी। और निश्चित रूप से ये इस हमारे आज के विचार मंथन के साथ में भी आगे बढ़ना चाहिए कि सरकार को जीएसटी के अंतर्गत पेट्रोल डीजल को लेना चाहिए और उससे महंगाई नियंत्रित होगी। देखिए, थोक मूल्यांकन होता है, सूचकांक जो होता है या थोक महंगाई सूचकांक हम जिसको इंडेक्स नंबर कहते हैं, वो मई 20 में 3.34 माइनस में था। मई 21 में वो लगभग 21.94 यानी 22% के आसपास, 23% के आसपास आ गया है। थोक मूल्य सूचकांक का बहुत ज़्यादा असर पड़ता नहीं है, आम आदमी को समझता नहीं है, क्योंकि आप उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, एल्युमिनियम के और लोहे के, स्टील के, वो सब भी आप उसमें जोड़ लेते हैं और आप कहते हैं कि भाई ये आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, कॉमन मैन को क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन सर मैं बात करूँगा खुदरा मूल्य सूचकांक की, खुदरा महंगाई की, जो रिटेल है, हम किलो 2 किलो शक्कर लाते हैं, 5 लीटर तेल लाते हैं, उसकी बात करूँगा मैं। रिजर्व बैंक का जो लिमिट है वो 6% की है और रिजर्व बैंक की लिमिट को भी हमने लास्ट सोमवार को क्रॉस करके हम 6.3% पे आ गए हैं। तो ये जो हमारा खुदरा या रिटेल महंगाई जो बढ़ रही है, जिससे मेरा और आपका संबंध है, जिससे फत्तूलाल का संबंध है, श्याम सिंह का संबंध है, धापूबाई का संबंध है, गांव के हर छोटे से छोटे किसान का संबंध है, झोपड़ी में रहने वाले का संबंध है, वो बहुत परेशान है क्योंकि खुदरा महंगाई 6% को क्रॉस कर गई है। ये एक बहुत बड़ा संकट है और इस संकट से निपटती हुई ना तो मुझे केंद्र सरकार दिखाई दे रही है और ना मुझे राज्य सरकार दिखाई दे रही है। अर्थशास्त्री होने के नाते आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे दोनों सरकारों को? निश्चित रूप से जो थोक मूल्य निर्देशांक होता है वो बहुत सारी वस्तुओं का होता है, बहुत सारी वस्तुओं का जो औसत होता है उसको 100 कर देते हैं। और यदि हम अंकों की तरफ देखें तो इसमें 697 वस्तुएं शामिल होती हैं थोक मूल्य का। तो थोक मूल्य के बढ़ने से बहुत कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि कई वस्तुएं इसमें शामिल होती हैं जिसका आम आदमी से भी संबंध नहीं होता। लेकिन जो कंज्यूमर इंडेक्स है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, वो आम आदमी के जीवन से, आम आदमी की वस्तुओं से जो उपयोग में आती है उनसे संबंधित है और ये इस समय 6.3% है, 6.3% है। और ये जो इंडेक्स बढ़ा है वो पिछले 6 साल का सबसे बड़ा है।
पिछले 6 साल में ये 6% के ऊपर, 6% के ऊपर नहीं गया। तो चिंता की तो बात तो है। अभी क्यों बढ़ा है, हम ये प्रश्न पर विचार करें तो सबसे पहले पेट्रोल और डीजल आम आदमी के जेब से जुड़ा हुआ है, उपभोक्ता से जुड़ा हुआ है। हमारे घरों में जो वस्तुएं, हमारे किचन में जो वस्तुएं आ रही हैं, चाहे वो ईंधन हो, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे वे वस्तुएं हैं जिसका हमारे रसोई में उपयोग होता है, उन सब की कीमतें बढ़ गई हैं। इसका संबंध बिजली से भी, बिजली की कीमतें भी बढ़ी हैं, विद्युत भी ईंधन के और साथ अगले जुड़ा हुआ महीने है फिर बढ़ने वाली है। और बढ़ने वाली है। तो ये जो है आम आदमी के जीवन से जुड़े हुए, उपभोक्ता से जीवन से जुड़े हुए हैं। तो ये सब बढ़ रहे हैं, और ये सब बढ़ रहे हैं कितने बड़े कि 6 साल से अधिक सूचनांक पहुंच गया। तो आम आदमी भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि उसके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। और आम आदमी तो वैसे भी मुश्किल में, कोरोना ने सबकी आमदनी को बहुत बुरी तरह से घटा दिया है, और ये जो महंगाई बढ़ रही है उससे उसकी परेशानियां, चिंताएं और चेहरे की मुस्कुराहट और कम होते हुए दिखाई दे रही है। मैं इससे आपसे एक सुझाव जानना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि इस मंच से और इस चैनल, हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक एक बड़े अर्थशास्त्री के सुझाव पहुँचे कि क्या करे दोनों सरकारें, दिल्ली की सरकार, भोपाल की सरकार, कि लोगों को महंगाई से राहत मिले, खासतौर पर खुदरा महंगाई से। बिल्कुल ठीक है। इस समय पूरी दुनिया ने कोरोना का सामना किया है, और कोरोना का सामना करने के कारण पूरी दुनिया में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ रहे हैं। हम दुनिया के 2 देशों को देखें, हम अमेरिका को तरफ देखें। अमेरिका में 2008 से अब तक 13% उपभोक्ता सूचकांक बढ़ गए। इतनी 13% महंगाई बढ़ गई, हम आम आदमी की भाषा में बात करें, अमेरिका में। और चीन के अंदर भी ये महंगाई 8% बढ़ गई है। तो दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। तो हम केवल ये नहीं कह सकते कि दुनिया में महंगाई बढ़ रही है तो हमारे यहाँ भी महंगाई बढ़ रही है। हमें तो ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात महंगाई को रोकने के लिए, उपभोक्ता की चिंताओं को कम करने के लिए ये है कि पेट्रोल और डीजल को एक जन आंदोलन बनाया जाए कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वे जीएसटी के तहत आ जाएगी। तो इससे निश्चित रूप से महंगाई का असर कम होगा और आम आदमी को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी बात, जिन वस्तुओं की कमी हो रही है बाजार में, उनसे कीमतें बढ़ रही हैं। जैसे हमने बात की कि तिलहन की, तो ऐसी जो वस्तुएं हैं उनके उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कोशिश की जाए और उनके लिए अलग से सब्सिडी भी दी जाए। तो ऐसा जो परिदृश्य बनेगा उससे निश्चित रूप से महंगाई नियंत्रित होगी और आम आदमी की चिंताएं कम होंगी। हालांकि आप स्कॉलर हैं और अर्थशास्त्री हैं, आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम कितने ही तटस्थ हो जाएं, नागरिक राजनीति से बाहर और परे नहीं हो सकते हैं। मुझे बहुत हंसी भी आती है कि जो लोग 6-7 साल पहले महंगाई डायन खाए जाते और बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे, चूड़ियाँ भेजते थे, धरने प्रदर्शन करते थे, वो इस समय महंगाई पर एक शब्द भी क्यों नहीं खोल पा रहे हैं? क्या ये भारतीय राजनीति का दोगला चरित्र, दोगला चेहरा, ड्यूल पॉलिसी नहीं है कि दूसरे की सरकार में महंगाई बढ़े तो हम हंगामा खड़ा कर देंगे, लेकिन अगर हमारी अपनी सरकार है और हम ही वित्त मंत्री हैं और हम ही केंद्र में मंत्री हैं तो हम महंगाई पर यह भी बोलने को तैयार नहीं है कि भाई महंगाई बढ़ गई है, कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से महंगाई आम आदमी से भी जुड़ी हुई है और अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी हुई है। आम आदमी के तो दैनिक जीवन के अंदर मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे आर्थिक मुश्किलें बढ़ती है और कंजम्पशन कम होने लग जाता है। कंजम्पशन कम होने से उत्पादन कम होने लगता है। तो महंगाई आम आदमी के साथ साथ अर्थव्यवस्था की भी चिंता है। इसलिए सभी लोगों को, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो विरोध में हो, चाहे वो आम आदमी हो, सबको यह चिंता करना चाहिए कि महंगाई नियंत्रित हो। और एक बुलंद आवाज़ के रूप में सरकार को भी ये समझना होगा कि महंगाई को नियंत्रित करना आम आदमी की मुस्कुराहट के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए और अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है।
क्या हमारी आर्थिक नीतियां कुछ इस तरह की दोषपूर्ण हैं जो महंगाई को बढ़ा रही हैं? हम एक लोक लुभावन राजनीति करना चाहते हैं। कोई भी पार्टी हो जब वो सत्ता में आती है तो लोक लुभावन राजनीति करना चाहती है। वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा के चलते वो बहुत सारे फ्री में चीज़ें बांटना चाहती है, अपने आप को लोकप्रिय बनाने के लिए, जनता में छा जाने के लिए। इस तरह की हम मुफ्त की स्कीम चलाते हैं, इतना फ्री हम बांटते हैं कि उस वजह से जो मध्यम वर्गीय आदमी जिसको कुछ नहीं मिलता उसके ऊपर टैक्स का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ऐसा लगता है कि पूरा देश ही वो मिडिल क्लास चला रहा है। निसंदेह मध्यम वर्गीय परिवार टैक्स बड़ी मात्रा में देते हैं। जब टैक्स बढ़ते हैं तो उनको दुख भी होता है, टैक्स का कभी वो दुरुपयोग देखते हैं तो भी दुख होता है। लेकिन जहाँ तक आम आदमी को राहत की बात है, गरीब कल्याण की बात है, ये कई बार ज़रूरतें बन जाती हैं। जैसे कोरोना की पहली लहर के अंदर एक लंबे समय तक अतिरिक्त खाद्यान्न लोगों तक निःशुल्क पहुंचाया गया। दूसरी लहर के अंदर फिर 80 करोड़ लोगों तक अभी दिवाली तक हम निःशुल्क ही पहुंचाया जाएगा और इससे 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर तो ये उपयुक्त दिखाई देता है कि सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य गरीबों का कल्याण भी है और कर रही है। लेकिन कहीं जो टैक्स का दुरुपयोग हो जाता है, मिसयूज हो जाता है, और जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो टैक्स देने वाले हैं, वो देखते रह जाते हैं कि उनकी मेहनत, मिडिल क्लास के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? उसके बारे में कब हम सोचेंगे? मिडिल क्लास के बारे में, मिडिल क्लास की भी तो अपनी समस्या है। वो आपसे मांग नहीं सकता, वो आपसे फ्री ले नहीं सकता, और उसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। वो क्या करे? वो तो दोनों तरफ से मर रहा है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मध्यम वर्गीय परिवारों की चिंताएं पहले भी थी और ये चिंताएं बढ़ती भी जा रही हैं। और यदि हम किसी भी साल का बजट उठा के देखें तो हमें यही दिखता है कि मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ में, मध्यम वर्ग के साथ में कोई बहुत न्याय नहीं हो पा रहा है। हम चालू साल का बजट देखें, ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये 21-22 है। इस 21-22 के फाइनेंशियल ईयर के बजट के अंदर भी मध्यम वर्ग के लिए केवल ये है कि स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं हैं, उनसे मध्यम वर्ग लाभान्वित हो जाएगा। इसके अंदर शिक्षा पे अधिक आवंटन बनाया है, उससे लाभान्वित हो जाएगा। लेकिन मध्यम वर्ग को अलग से कुछ मिले, राहत मिले, ऐसा इस बजट के अंदर भी नहीं है। तो मध्यम वर्ग पे तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्ग देश की वो ताकत है, देश का वो केंद्र बिंदु है जिसकी तरफ दुनिया के अमीर देश, दुनिया के विकसित देश देखते हैं और वे अपना निवेश भारत की तरफ आगे बढ़ाते हैं। तो निश्चित रूप से मध्यम वर्ग को भी राहत दी जानी चाहिए और मध्यम वर्ग की चिंताओं के समाधान के बारे में भी जरूर सोचा जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी, बहुत अमूल्य सुझाव देने के लिए। बहुत गंभीर आर्थिक चिंतन जो आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। सोचने वाली बात यह है कि मिल्टन फ्रीडमैन मुझे यहाँ याद आ रहे हैं, बहुत ही बड़े सामाजिक वैज्ञानिक रहे, अर्थशास्त्री रहे। उन्होंने कहा था कि महंगाई भी एक तरह का टैक्स है, एक तरह का कर है। तो हिंदुस्तान की जनता महंगाई के नाम पर एक नया टैक्स चुका रही है और उसके मार से मरी जा रही है। दुख तो तब होता है कि जब सरकार में बैठे हुए लोग भी खामोश हैं, महंगाई को लेकर विरोध नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड महंगाई पर बहुत बड़े बड़े भारी आंदोलन करने का रहा है, और दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं वो भी महंगाई के नाम पर इतने खामोश हैं कि उन्हें भी महंगाई के नाम पर जिस तरह का एक जन जागरण और जिस तरह का एक आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन देश में खड़ा करना चाहिए, वैसा वो भी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इस सब की वजह ये हो रही है कि जो मतलब देश का आम आदमी है, देश का गरीब तबका है, निम्न मध्यम वर्गीय है, कॉमन मैन, वो महंगाई के दोनों पार्टों के बीच में पिसा जा रहा है, पिसा जा रहा है और पिसा जा रहा है। कब तक पिसता रहेगा ये तो शायद भगवान भी नहीं बता सकते। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।